नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है इसके साथ, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है वो पढ़ेंगे, और जस्टिफिकेशन क्या दिया गया हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर वो भी हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के ग्रुप में रखा गया है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। ठीक है, आप इस पीरियड नंबर 1 में इसको रखते हैं हाइड्रोजन, और लास्ट में आ जाता है हीलियम। सिर्फ 2 ही एलिमेंट है पीरियड नंबर 1 में। ओके, अब ग्रुप नंबर 1 की हम बात कर रहे थे। ग्रुप नंबर 1 में सबसे ऊपर हाइड्रोजन आता है और फिर आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाती है तो उसमें हम हाइड्रोजन का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, रीज़न, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, जबकि ये जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते ही एल्कली मेटल्स हैं, यानी एल्कली होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, और मेटल्स का नेचर नॉन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आखिरकार हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखा क्यों गया है और इसको हेलोजन्स के साथ क्यों नहीं रखा गया, जबकि हेलोजन्स की और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम है। वो सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखा गया। देखिए, एल्कली मेटल्स में हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, आप और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं पर एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी हैं। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन 2-1, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8-1। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में जो एल्कली मेटल्स हैं उनके सब एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अपना ये एकमात्र इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करना चाहते हैं ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, जैसे आप कहते हैं कि स्टेबिलिटी गेन कर सकें। ठीक है, तो हाइड्रोजन इनके जैसा क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास एक न्यूक्लियस है जहाँ एक ही प्रोटॉन है और आउटरमोस्ट शेल में एक ही शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि ये भी स्टेबिलिटी गेन करे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन अपना एक मात्र इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। ठीक वैसे जैसे कि लिथियम Li पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव और पोटेशियम K पॉजिटिव हो जाते हैं। फर्दर और भी एलिमेंट्स एल्कली ग्रुप के 1 पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, यानी इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एज अ वैलेंस शेल, एज वैलेंसी, और उसी इलेक्ट्रॉन को ये लूज करके मोनोवैलेंट कहलाए जाते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होने की वजह से ये मोनोवैलेंट कहलाए जाते हैं। ये सेम सिचुएशन हाइड्रोजन के साथ भी है। इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो ये भी मोनोवैलेंट हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑफकोर्स एक ही रहेगा, वैलेंसी भी इसकी एक ही रहेगी। उस एकमात्र इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये भी चाहता है कि ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले या फिर अपने आप को स्टेबल कर ले। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसके पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां ये किसी और से फिलहाल इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा, जब हम एल्कली मेटल्स के साथ इसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने आप को रिलीव कर सकता है उस एकमात्र इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर देकर। ठीक है, ऐसा हाइड्रोजन एटम जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, उस पर H पॉजिटिव 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप देखिए, एल्कली मेटल्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और अब ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। अगर आप कहीं H पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन लिखा पाएँ तो आप समझ जाइए कि आप क्यों इसको प्रोटॉन कहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है, इसलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कह देते हैं। H पॉजिटिव को ही हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और H पॉजिटिव को ही हम हाइड्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जनरल बातें थी। चलिए अब अगले रीज़न की तरफ बात करते हैं। पहला है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है
कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा, आप देखिए जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Li2O बनाएगा, सोडियम भी मेटल ऑक्साइड बना लेगा, पोटेशियम भी पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। यानी जितने भी एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स हैं या ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करते हैं, वो सारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बना लेते हैं। एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ, थोड़ा ये इस लेक्चर से संबंधित नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं K2O कैसे हुआ, बिकॉज K इज़ 1 पॉजिटिव, O इज़ 2 नेगेटिव, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा K2O। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है, कैसे? देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन इज़ 1 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन होता है 2 नेगेटिव, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस करेंगे, ये हो जाता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको आप नॉर्मली वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने इस लेक्चर से, अभी तक के लेक्चर से क्या सीखा? हमने सीखा कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एल्कली मेटल्स की तरह वो भी उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन सकता है। एल्कली मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे एल्कली मेटल्स मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड बना सकता है और उस हाइड्रोजन ऑक्साइड को हम H2O वाटर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एल्कली मेटल्स में अगर आप लिथियम को देखें, अच्छा खासा छोटा साइज़ होता है, तो क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ भी बहुत छोटा है, इसलिए भी इन्होंने उसको एल्कली मेटल के साथ रख दिया गया है। ये एक थ्योरेटिकल रीज़न है, और केमिकल रीजंस तो ये सारे हैं। ठीक है ना। चलिए अब दूसरी बात, अब ये तो जस्टिफिकेशन है कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखा क्यों गया। जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो क्या हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। हालांकि ये जो जस्टिफिकेशन है यही भारी पड़ेगा और इसी की बुनियाद पे हम आज तक हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एल्कली के साथ ही रखा पाते हैं। ठीक है, हालांकि उसको मेटल्स के साथ पढ़ते नहीं हैं, पर पोजीशन उसकी वही फिक्स है। आइए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी समझ लेते हैं और हाइड्रोजन की पोजीशन हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं है वो समझते हैं। हेलोजेंस, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9, 17 और 35, कॉन्फ़िगरेशन 2, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 18, 7। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन सभी में आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चाहते हैं कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना तो सभी चाहते हैं, जैसे कि ये चाहेंगे कि इनके आसपास वाले जो नियॉन आर्गन क्रिप्टन है उनके जैसा इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन भी तो यही चाहता है कि हाइड्रोजन हीलियम के जैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ले। ड्यूप्लेट का क्या मतलब होता है? ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ले। ड्यूप्लेट का मतलब होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाए। ये कोशिश हाइड्रोजन भी करता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने ही जैसे एक और क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है। इसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा सकते हैं। आप दोनों को डॉट या दोनों को क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और आप देखते हैं इन दोनों के बीच में शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बन जाता है जिससे आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और अल्टीमेटली आप इसको Cl2 के फॉर्म में लिखा हुआ पाते हैं। आपने ये भी देखा है कि केवल आप Cl2 ही नहीं पढ़ते हैं, आप F2 भी पढ़ते हैं, आप I2 भी पढ़ते हैं, आप Br2 भी पढ़ते हैं। यानी हैलोजेंस जो होते हैं वो सारे के सारे डाई एटॉमिक होते हैं। डायटॉमिक का मतलब जब 2 एटम्स आपस में, एक जैसे एटम्स आपस में मिल जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, डायटॉमिक बन जाते हैं। 2 एटम्स का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये तो हाइड्रोजन भी करता है। आपने अक्सर हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है,
अपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और H2 बना लेते हैं। तो ये भी तो डायटोमिक ही है, इसने भी तो अपना ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने की कोशिश की है। जैसे हीलियम जो एक नोबल गैस है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो हाइड्रोजन ने भी तो यही कोशिश की है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, कैसे भी, भले ही वो शेयरिंग करके ले। तो इस हिसाब से तो हाइड्रोजन और हैलोजन्स की प्रॉपर्टी सेम हुई, ठीक है। तो सवाल ये पूछा गया कि भैया हाइड्रोजन डायटोमिक, हैलोजन्स डायटोमिक, तो हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ क्यों नहीं रखा गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो सारे गैसियस होते हैं, यानी गैस फॉर्म में होते हैं। नीचे नीचे आप जाएंगे तो थोड़ा आपको सेमी सॉलिड सॉलिड मिल जाएगा, नहीं तो गैसियस होते हैं। हाइड्रोजन भी गैसियस होता है, वो भी गैस ही बनाता है, गैस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फिर क्या रीज़न है, तो हाइड्रोजन को यहाँ क्यों रखा है, जबकि एल्कली तो सारे मेटल्स हैं, आपको पता है कि वो मेटल है, तब भी आपने हाइड्रोजन को मेटल्स जो सॉलिड होते हैं उसके साथ रख दिया और हैलोजन्स जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ नहीं रखा। ये दूसरा क्वेश्चन था। ओके, क्यों होना चाहिए हैलोजन के साथ, क्योंकि इसके पास भी 1 शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा सम अप कर रही हूँ। हैलोजन्स के पास भी 1 शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन की, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन के पास भी 1 शॉर्टेज है। गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं। हाइड्रोजन भी ऐसे करता है। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है और हैलोजन्स भी गैसियस फॉर्म में है। इसके अलावा एटॉमिसिटी इज़ 2, ये हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिसिटी इज़ 2 का क्या मतलब है, 2 एटम्स आपस में आके कंबाइन करेंगे और 2 एटम्स साथ में कंबाइन करेंगे तो उसकी एटॉमिसिटी जो होगी वो 2 हो जाएगी, यानी 2 एटम्स ने आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये पूछा गया कि भैया जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की हैलोजन से मैच करती ही थी तो इसको एल्कली के साथ आपने क्यों रखा। जस्टिफिकेशन आप पहले ही सुन चुके हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी एल्कली के जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ सिमिलैरिटी की तरह रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बना देता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, जो कहीं ना कहीं अल्कली मेटल को कॉम्प्लीमेंट करता है। सबको नहीं करता हो भले ही, लेकिन 1-2 को तो करता ही करता है, जबकि हैलोजन्स का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये जस्टिफिकेशन था हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब भी अगर हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर आपको कोई संशय है, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। हाइड्रोजन से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में इसमें अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है या इसकी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जस्टिफिकेशन जब कभी भी मांगा जाएगा तो आप ये कंपैरिजंस दोनों का दिखा सकते हैं, कंट्रोवर्सी क्या है, रिजॉल्व करने के लिए क्या पॉइंट्स दिए गए, और आप वो सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर से आपको हैलोजन्स के साथ हाइड्रोजन क्यों नहीं है, एल्कली के साथ हाइड्रोजन क्यों है, मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। अगली बार मिलने तक नमस्कार।